आप चाहेंगे कि मानव जाति बनी रहे, है ना? हिचक रहे हैं। खैर, हाँ, मुझे नहीं पता। मैं ये पीटर थिल है। नहीं, मैं बहुत हिचकिचा रहा हूँ। इतने सारे सवाल हैं, और क्या मानव जाति सच में बच पाएगी? ओह हाँ, ठीक है, लेकिन वह बहुत लंबे समय से सिलिकॉन वैली में एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। मैं पीटर थिल हूँ। मैं कंपनियां बनाता हूँ और मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो सोशल नेटवर्क से लेकर रॉकेट शिप तक सब कुछ बनाते हैं। आप उन्हें पेपल और पालंटियर के सह संस्थापक, फेसबुक के पहले बाहरी निवेशक और तैरते देशों, निजी अंतरिक्ष यात्रा तथा अमरता की खोज जैसी अनोखी परियोजनाओं को फंड करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते होंगे। पीटर थिल इस विचार को अस्वीकार करते हैं कि मृत्यु अपरिहार्य है। वह मानवता को रूपांतरित करना चाहते हैं। ट्रांसह्यूमनिज्म यह क्रांतिकारी परिवर्तन था जहां आपका प्राकृतिक मानव शरीर एक अमर शरीर में बदल जाता है। हम चाहते हैं कि आप अपना दिल बदल सके, अपना मन बदल सके और अपना पूरा शरीर बदल सके। लेकिन वह कुछ और भी बदलना चाहते हैं। दशकों से थिल ने अमेरिकी राजनीति को नया आकार देने के लिए पर्दे के पीछे से साजिशें रची हैं। उन्होंने ट्रंप के पहले अभियान को फंड किया। उन्होंने जे.डी. वांस के करियर को तेज रफ्तार दी। थिल खुले तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और उन्होंने घोषित किया है कि उनके अनुसार स्वतंत्रता लोकतंत्र के साथ असंगत है। एक आदर्श समाज की उनकी दृष्टि एक कुलीन तंत्र की तरह अधिक लगती है, एक ऐसा देश जिस पर कुछ शक्तिशाली अमीर लोगों का शासन हो, या शायद सिर्फ एक। आज उनका प्रभाव दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। अपने करियर की शुरुआत से ही वह सत्ता के काम करने के ढंग को फिर से गढ़ने के लिए औजार बना रहे हैं। पालंटियर उनकी सोच की उपज, खुफिया एजेंसियों और सेनाओं को दुश्मन की अगली चाल चलने से पहले ही उसे भांप लेने में सक्षम बनाती है। शायद आपकी अगली चाल भी। यह सब संयोग से नहीं हुआ। पीटर थिल ने लंबा खेल खेला। उन्होंने दशकों तक धैर्यपूर्वक अपनी चालों की योजना बनाई है, हमेशा कई कदम आगे रहते हैं। तो पीटर थिल असल में क्या चाहते हैं? उन्हें लोकतंत्र से क्या समस्या है? और क्या कोई एंड गेम है? यह वीडियो काफी हद तक मैक्स जेफकिन की किताब द कंट्रेरियन, पीटर थिल एंड सिलिकॉन वैलीज परसूट ऑफ पावर में संकलित शोध पर आधारित है। आपको विवरण में एक लिंक मिलेगा। न्यूयॉर्क शहर 2010 टीवी शो ने पीटर थिल के लिए गैरी कास्पारोव से मिलने के लिए एक रात तय की है, जो अब तक के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। थिल और कास्पारोव पहले मिल चुके हैं और उनकी आपस में खूब पटती है। उन्हें राजनीति, टेक्नोलॉजी और जाहिर है शतरंज पर बात करना पसंद है। पीटर थिल शतरंज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वास्तव में वह राष्ट्रीय स्तर के शतरंज मास्टर हैं। वह किशोरावस्था से ही ग्रैंड मास्टर कास्पारोव के प्रशंसक रहे हैं और सम्मान आपसी है। कास्पारोव थिल की बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक समझ की प्रशंसा करते हैं। वह शायद अपनी पीढ़ी के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। वह बहुत आक्रामक रूप से निवेश कर रहे हैं। वह भविष्य की ओर देखते हैं। व्यापार में थिल का दंतकथात्मक दर्जा बढ़ा चढ़ाकर बताना मुश्किल है। उनकी कंपनियों ने ऐसी तकनीकें बनाई हैं जिन्होंने आधुनिक दुनिया की दिशा बदल दी है, और उनके प्रभाव ने टेक उद्योग को परिभाषित करने में मदद की है, जो लाखों नौकरियां और खरबों डॉलर का धन पैदा कर चुका है। उस रात कास्पारोव और थिल एक शतरंज क्लब में गए। थिल ने मालिक के साथ स्पीड शतरंज का एक खेल खेला और जीत गया। कास्पारोव का सुझाव है कि शायद उनके शतरंज के कौशल के कारण ही थिल इतने सफल व्यवसायी हैं, और इसीलिए वह अपनी कंपनियों के लिए शतरंज खिलाड़ियों को काम पर रखते हैं। पता है, इसीलिए वो शतरंज के खिलाड़ी रख रहा है। पीटर ने अभी बताया कि पेपाल के आईपीओ के वक्त उसने कंपनी के 10 कर्मचारियों के साथ एक सिमुल खेला था। और निश्चित रूप से थिल शायद कुछ सही समझ रहे हैं। शतरंज का कौशल व्यापार की दुनिया में अच्छी तरह से काम आता है। यह रणनीति का एक खेल है जहां कई चाल आगे तक सोचना फायदेमंद होता है। ये कौशल राजनीति में भी काम आते हैं। कुछ समय बाद कास्पारोव और थिल धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शायद उन दोनों में आखिरकार उतनी समानताएं नहीं हैं। यह सिर्फ इतना ही नहीं कि रूसी कास्पारोव कहीं बेहतर शतरंज खिलाड़ी है, वह दुनिया के सबसे प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं में से एक भी हैं। वह पुतिन की आंखों का बड़ा कांटा है और एक स्वतंत्र रूस के लिए अथक अभियान चलाते हैं। इसलिए मैं अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लड़ रहा हूँ। ट्रंप की संभावित जीत न केवल इस देश में बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन सकती है। और पीटर थिल खैर कुछ हद तक विपरीत राह पर है।
आलोचक चेतावनी देते हैं कि वह अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। तीर जैसे अरबपतियों का राजनीति को नया आकार देना भयावह है। एयरपोर्ट वाईफाई से जुड़ना इस पैमाने पर बहुत नीचे आता है, लेकिन आपका डेटा ऑनलाइन असुरक्षित रूप से घूमता रहना एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में आप वाकई कुछ कर सकते हैं। और यही काम आते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर NordVPN। NordVPN आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है ताकि आपका पर्सनल डेटा प्राइवेट रहे। खरीदारी का मौसम जोरों पर है, इसलिए उस सौदे पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। आम VPN आपको नकली वेब स्टोर से हमेशा नहीं बचाते। NordVPN का थ्रेट प्रोटेक्शन प्रो आपको मैलवेयर, हैकर्स और ट्रैकर्स से बचाता है, तब भी जब VPN कनेक्ट न हो। यह टॉप साइबर लैब्स से मान्यता प्राप्त एक सर्टिफाइड एंटी फिशिंग टूल है। NordVPN.com/prantu पर खास ऑफर। आप इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं या विवरण में दिए गए लिंक को देख सकते हैं। रुको, क्या तुमने सच में अभी उस QR कोड को स्कैन किया? पीटर थील लगभग 8 साल का था जब उसका परिवार नामीबिया के तट पर स्थित स्वाकोपमुंड, जो कभी जर्मन उपनिवेश था, में पहुंचा। ओहायो में कुछ साल रहने के बाद वह अपने माता पिता और भाई के साथ यहाँ आ गया। 1970 के दशक के दौरान इस शहर पर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका का कब्जा था। उस समय यह एक ऐसा शहर था जो अपनी जर्मन जड़ों से जुड़ा हुआ था, जहाँ हिटलर का जन्मदिन अभी भी मनाया जाता था और नाजी सलाम कुछ लोगों के लिए एक सामान्य अभिवादन था। पीटर के पिता क्लॉस ने शहर से ठीक बाहर स्थित एक यूरेनियम खदान में इंजीनियर के तौर पर नौकरी कर ली। यह खदान विवादास्पद थी और गोपनीयता के आवरण में ढकी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दक्षिण अफ्रीका को यहाँ खनन की कोई इजाजत नहीं है, पर वे फिर भी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के परमाणु हथियार कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर नामीबिया का यूरेनियम निकालना, यह शासन संभावित सोवियत हमले से बचाव और रंगभेद की जीवन शैली की रक्षा के लिए गुप्त रूप से बम विकसित कर रहा था। एक पूर्व ब्रिटिश कार्यकर्ता समूह के अनुसार अश्वेत मजदूरों ने खदान में खतरनाक परिस्थितियों में काम किया था। इस बीच तील जैसे श्वेत परिवार विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का आनंद लेते हैं। बिल्कुल नई चिकित्सा सुविधाएं, कंट्री क्लब की सदस्यताएं, बच्चे निजी स्कूलों में। कहते हैं छोटे पीटर को पहले जोहान्सबर्ग के सिर्फ गोरो वाले स्कूल में, फिर स्वाकोपमुंड के एक जर्मन स्कूल में भेजा गया। यहाँ पाठ्यक्रम एक ईसाई राष्ट्रवादी विश्व दृष्टि को बढ़ावा देता है और यहाँ तक कि श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को क्षेत्र के असली पीड़ितों के रूप में चित्रित करता है। यही पीटर थियल अपने गठनकारी वर्ष बिताता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ उसका परिवार एक श्वेत वर्चस्ववादी शासन से लाभान्वित होता है, जहाँ उसके पिता सक्रिय रूप से उस शासन के सैन्य हितों को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ मूल मान्यता यह है कि कुछ लोग शासन के लिए बने हैं और बहुमत को सेवा में रहना चाहिए। जब पीटर 10 साल का था तो वह और उसका परिवार अमेरिका लौट आए। पीटर एक क्लासिक किताबी कीड़ा बन रहा है। उसे विज्ञान कथा और फंतासी पसंद है, खासकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। क्लास में अव्वल। वह 13 की उम्र तक देश के टॉप शतरंज खिलाड़ियों में शामिल हो गया। 70 और 80 के दशक में किताबी कीड़ा होना कूल नहीं था, इसलिए कथित तौर पर पीटर को नियमित रूप से तंग किया जाता है। लेकिन वह जानता है कि वह होशियार है और आगे बढ़ेगा। उसके शतरंज बोर्ड पर एक स्टिकर लगा है जिस पर लिखा है जीतने के लिए पैदा हुआ। पीटर अपने लिए सबसे अच्छा चाहता है, इसलिए शीर्ष विश्वविद्यालय में जाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उस समय स्टैनफोर्ड अमेरिका में नंबर 1 पर था। जब वह 1985 में वहां पहुंचता है तो स्टैनफोर्ड एक बड़ी निराशा साबित होता है। पीटर साथी मेधावी छात्रों की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय उसे एक पार्टी का माहौल मिलता है। वह नशे से ज्यादा पढ़ाई को तरजीह देता है और उसे एक बार फिर से किताबी कीड़ा होने के लिए चिढ़ाया जाता है। लेखक मैक्स जैफकिन के अनुसार जिन कई छात्रों को वह बदमाशी करने वाला मानता था, वे भी खुद को उदारवादी बताते थे। एक ऐसी संबद्धता जो कथित तौर पर उसके मन में बैठ गई। वास्तव में हमने खुद थियल से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीटर एक रीगन समर्थक रूढ़िवादी बन गया। कैंपस खुद उसे बहुत ज्यादा वामपंथी लगता है। रीगन विरोधी और रंगभेद विरोधी प्रदर्शन प्रमुख है और पीटर प्रदर्शनकारियों से भिड़ने लगता है। द कॉन्ट्रेरियन में जैफकिन बताते हैं कि कैसे सहपाठियों को कम से कम एक उदाहरण याद है जहां पीटर ने रंगभेद को आर्थिक रूप से सही ठहराया था, एक ऐसा आरोप जिसे थियल ने बाद में नकार दिया। उस समय रंगभेद के कुछ रक्षकों ने स्वतंत्रतावादी तर्कों का सहारा लिया। स्वतंत्रतावादी मानते हैं कि सबसे अच्छा समाज सरकारी नियंत्रण को कम करते हुए व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता को अधिकतम करता है। वे मुक्त अनियंत्रित बाजारों को संसाधन आवंटित करने और नवाचार को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। अधिक कट्टरपंथी स्वतंत्रतावादी संपत्ति अधिकारों और मुक्त बाजारों को लगभग हर दूसरी चीज से ऊपर रखते हैं। यह सामाजिक न्याय विरोधी है। उस दृष्टिकोण से रंगभेद को तर्कसंगत ठहराया जा सकता था। दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों से व्यवस्थित वंचित करना पड़ोसी देशों की तुलना में उसकी अधिक संपन्नता की सिर्फ कीमत था। पीटर के दूसरे वर्ष तक वह कैंपस में कट्टर स्वतंत्रतावादी कहलाने लगा था।
और यद्यपि 80 के दशक में छात्र नस्ल और लैंगिक समानता की वकालत करते दिखते हैं, स्टैनफोर्ड पूरी तरह से एक उदारवादी संस्थान नहीं है। पीटर के समय में वहां अन्य रूढ़िवादी और स्वतंत्रतावादी छात्रों और संकाय सदस्यों की अच्छी खासी संख्या थी। फिर भी जैफकिन बताते हैं कि पीटर को ऐसा महसूस होता है कि वह अल्पसंख्यक है और कैंपस की प्रमुख संस्कृति उसके जैसे लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, तो वह वही करता है जो वह जीवन भर करता रहेगा। वह हमख्याल पुरुषों का नेटवर्क बनाता है, एक ऐसे नेटवर्क की शुरुआत जो उसके पूरे करियर में उसका समर्थन करेगा, जिसे बाद में तथाकथित पेपैल माफिया के रूप में जाना जाएगा। 11 अन्य रूढ़िवादी पुरुषों के साथ पीटर एक कैंपस समाचार पत्र शुरू करता है। स्टैनफोर्ड रिव्यू का उद्देश्य हलचल मचाना है। यह नियमित रूप से एक प्रसिद्ध तीखी शैली के साथ रूढ़िवादी दृष्टिकोण से परिसर संस्कृति की आलोचना करता है। स्टैनफोर्ड में पीटर के पूरे समय के दौरान कुछ लेखों ने विशेष रूप से विवाद खड़ा किया। स्टैनफोर्ड अभिलेखागार में जैफकिन को कुछ उदाहरण मिले जिन्हें फिर से छापने की अनुमति नहीं थी। एक स्तंभकार ने दावा किया कि समलैंगिक पुरुष अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं। पैर श्वेत लेखकों को जोड़ने को पश्चिम का पतन बताया गया। एक पूरा अंक सांविधिक बलात्कार के आरोपी एक छात्र का जोशपूर्वक बचाव करने के लिए समर्पित था, जिसे बाद में दोषी पाया गया। पीटर सिर्फ उकसाना नहीं चाह रहा है, वह पैसा, शक्ति और प्रभाव चाहता है, और इसके संस्थापक प्रधान संपादक होने के नाते स्टैनफोर्ड रिव्यू ने उन्हें वो सार्वजनिक बुद्धिजीवी बनाया जिसके लिए वो आज जाने जाते हैं। यह पेपर हाई प्रोफाइल रूढ़िवादियों का ध्यान खींचता है, और कुछ समय बाद पीटर को एक किताब का सौदा मिलता है। द डाइवर्सिटी मिथ को डेविड सैक्स के साथ सह लिखा गया है, जो स्टैनफोर्ड रिव्यू में एक आरोपी बलात्कारी के बचाव में लिखने वाला छात्र था। आजकल सैक्स अमेरिकी दक्षिण पंथ में भी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह वर्तमान में ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस के एआई और क्रिप्टो जार के रूप में कार्य करता है। पुस्तक का तर्क है कि विश्वविद्यालय वामपंथी बौद्धिक अनुरूपता के लिए खतरनाक प्रजनन स्थल हैं, कि आजकल अमेरिका में वास्तविक नस्लवाद मुश्किल से ही मौजूद है, और यह कि विविधता पहल पश्चिमी संस्कृति के लिए खतरा है। सैक्स और थील ने तब से किताब के कुछ और विवादास्पद हिस्सों के लिए माफी मांगी है, लेकिन ये वही वोक विरोधी भावनाएं हैं जो आज चुनाव जीत रही हैं। वोक होना बकवास है। हमारा देश अब वोक नहीं रहेगा। हालांकि पीटर को स्टैनफोर्ड के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। वह वहीं रहता है और 1992 में उसके लॉ स्कूल से स्नातक होता है। वह अपना कानूनी करियर शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है। उसका लक्ष्य सिर्फ सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्लर्क बनना। उसके पास शीर्ष ग्रेड, उसका अपना प्रभावशाली पेपर और सही लोगों से संबंध है, लेकिन यह काफी नहीं है। मुझे 2 जजों के साथ साक्षात्कार मिले। वे आमतौर पर 8 लोगों का साक्षात्कार लेते हैं और 4 को क्लर्क के रूप में चुनते हैं, और मैंने दोनों के साथ मौका गंवा दिया और ऐसा लगा जैसे यह दुनिया का अंत था। पीटर को असफलताओं की आदत नहीं है, वह उसमें डूब जाता है, जिसे उसने बाद में क्वार्टर लाइफ क्राइसिस के रूप में वर्णित किया, और कुछ समय के लिए अपने माँ बाप के पास वापस चला जाता है। लेकिन वेस्ट कोस्ट पर वापस पीटर साबित करता है कि उसमें नुकसान को बड़ी जीत में बदलने की कला है। यह 1996 है। तकनीकी उद्योग फल फूल रहा है। सिलिकॉन वैली अनंत संभावनाओं, निवेशकों के ढेर सारे पैसे और सबसे बढ़कर अस्पष्ट नियमों वाली जगह है। पीटर शामिल होना चाहता है। उसे भले कोडिंग नहीं आती, पर किसी और से करवा सकता है। पीटर हेज फंड प्रबंधन का अध्ययन करता है, कुछ पूंजी जुटाता है और खुद को एक निवेशक के रूप में फिर से स्थापित करता है। उसी समय वह वोक विरोधी कॉलम प्रकाशित करना जारी रखता है, एक जो दावा करता है कि स्वदेशी लोग पश्चिमी विरोधी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपता है। संयोग से पीटर प्रतिभाशाली युवा क्रिप्टोग्राफर मैक्स लेविजिन से मिलता है। मैक्स पाम पायल्टो, जो कि छोटे बेडॉल हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, के प्रति जुनूनी है। उस समय वे इंटरनेट कनेक्शन वाले कैलेंडर से कुछ ज्यादा नहीं थे। हर निवेशक पाम पायलट पर बकबक करते एक 20 साल के लड़के की बात नहीं सुनता, लेकिन पीटर एक आम निवेशक नहीं है। मैक्स का मानना है कि पाम पायल्टो को बिजनेस से जोड़ने पर उनमें और ज्यादा संभावनाएं होंगी। यदि व्यक्तिगत उपकरणों को किसी व्यवसाय के बुनियादी ढांचे से जोड़ा जाता, तो उपयोगों की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती, जैसे किसी व्यक्ति को सीधे बैंक से जोड़ना। किसी को बस यह पता लगाना है कि एक एनक्रिप्टेड नेटवर्क कैसे बनाया जाए जो एक हैंडहेल्ड डिवाइस को कॉर्पोरेट सिस्टम से सुरक्षित रूप से जोड़ सके, और मैक्स का मानना है कि वह यह कर सकता है। वह अपने समय से बहुत आगे है, और पीटर तुरंत उसकी संभावनाएं पहचान लेता है। वह अगले ही दिन मैक्स को $2.5 लाख के निवेश की पेशकश करता है। पीटर अनुभवहीन संस्थापकों पर ऐसे बड़े दामों के लिए जाना जाएगा, ऐसे दाम जो अक्सर कामयाब हो जाते हैं। ऊपरी तौर पर पेपैल सिर्फ एक और सुविधाजनक भुगतान तरीका लगता है, लेकिन असल में यह एक बेहद स्वतंत्रतावादी विचारधारा पर आधारित था। सरकारी नियंत्रण से परे स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता धन, वही दृष्टि जो बाद में क्रिप्टो आंदोलन को प्रेरित करेगी। और क्रिप्टो की तरह ही वही आजादी जल्दी ही अर्थव्यवस्था के ग्रे क्षेत्रों को आकर्षित करती है।
पेपैल की शुरुआती वृद्धि उन उद्योगों से होती है जिनसे ज्यादातर बैंक बचते थे, जैसे जुआ और एनएसएफडब्ल्यू सामग्री। अच्छा है, पीटर अपनी सियासी पकड़ मजबूत कर रहा है। जैसा कि चैफकिन बताते हैं, थियल ने ऑनलाइन जुए को कानूनी बनाए रखने और पेपैल को एक राष्ट्रीय बैंक के रूप में माने जाने से रोकने के लिए कांग्रेस में लॉबिंग करके अपने व्यवसाय को जीवित रखने के लिए काम किया। हमने इस बारे में सीधे पीटर थियल से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ई कॉमर्स लोकप्रियता में तेजी से बढ़ रहा है। एक ऐसे टूल की बहुत मांग है जो ऑनलाइन लेन देन को सरल बना सके, और मैक्स और पीटर अकेले नहीं हैं जो एक समाधान पर काम कर रहे हैं। पेपैल एक ही इमारत में एकमात्र ऑनलाइन भुगतान स्टार्टअप भी नहीं है, उसी मंजिल पर एक बहुत ही समान कंपनी है। एक्स कम है और इसके संस्थापक और पीटर में बहुत सी समानताएं हैं। सबसे खास बात यह है कि एलन मस्क भी दक्षिण अफ्रीका से जुड़े एक उद्यमी आप्रवासी हैं। पीटर की तरह वह भी बैंकिंग उद्योग के पारंपरिक नियमों की बहुत कम परवाह करता है, और नियम का पालन करने से केवल विकास धीमा होता है। लेकिन कुछ समय तक वे नहीं जानते कि एक दूसरे की कंपनियां क्या करती हैं, जब तक कि एक पेपैल कर्मचारी को डंपस्टर में एक्स काम का एक बिजनेस प्लान नहीं मिल जाता, और फिर एक दूसरे को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। वे ऑनलाइन भुगतान के समुद्र में दो सबसे बड़ी मछलियां बन जाते हैं। पेपैल तेजी से बढ़ता है, पर साथ ही पैसे भी कमाता है। हर नए यूजर को नकद बोनस मिलता है, ज्यादातर लेन देन पर शुल्क लगता है, और सर्वर महंगे होते हैं। इससे भी बदतर, गुमनामी जो पेपैल को आकर्षक बनाती है, वो क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का दरवाजा भी खोलती है, और पेपैल को पीड़ितों के चोरी हुए पैसे वापस करने होंगे। मैक्स लेवचन एगोर नामक एक धोखाधड़ी रोधी प्रणाली बनाकर जवाब देता है, सॉफ्टवेयर जो संदिग्ध पैटर्न को चिन्हित करता है और धोखाधड़ी वाले लेन देन को रोकता है। इस सब के दौरान यूजर की गुमनामी अभी भी बनी हुई है। एगोर धोखाधड़ी को पहले से आधा कम करने में सफल होता है। FBI इस तकनीक में रुचि लेती है और मनी लॉन्डर्स को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर देती है। फिर भी पेपैल लाभदायक नहीं है। पीटर को लगता है कि उसे जवाब पता है, इसे एकाधिकार बनना ही होगा। प्रतिस्पर्धियों को खत्म करो, बाजार पर हावी हो जाओ और नियम तय करो। पीटर अक्सर कहते हैं, प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है, प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है, प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। यह रणनीति पीटर थियल की सफलता को परिभाषित करेगी। वह इसे अपनी बेस्ट सेलिंग किताब 0 to 1 में बताएंगे, जो टेक इंडस्ट्री का मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएगा। मेरे ख्याल से हर संस्थापक या उद्यमी को एकाधिकार बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, और लोगों द्वारा बनाई गई सभी महान कंपनियां किसी न किसी तरह की एकाधिकार हैं। 2000 तक ऑनलाइन भुगतान का क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है और पेपाल अभी भी घाटे में चल रहा है। एलन विलय का सुझाव देते हैं और पीटर सहमत हो जाते हैं। एकजुट होना ही उनके जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका है। विपरीत सोच वाले थियल के अनुसार वे शुरू से ही नाम और सॉफ्टवेयर को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। बड़े शेयरधारक होने से एलन CEO बन गए, पर कहते हैं पीटर उनका नेतृत्व बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहा जाता है कि वह एलन को एक लापरवाह अहंकारी मानते हैं, और कहा जाता है कि एलन पीटर को एक मनोरोगी मानते हैं जिसे केवल पैसे की परवाह है। उनकी लड़ाई कंपनी के विकास को रोक देती है, इसलिए थियल इसका अंत करने का फैसला करते हैं। एलन अपने हनीमून पर चले जाते हैं और CEO का पद असुरक्षित छोड़ देते हैं, और एक शानदार सोची समझी चाल में पीटर इसे हासिल कर लेते हैं। लेवचिन और थियल के प्रति वफादार अन्य लोग मस्क के बारे में अपनी शिकायतें व्यक्त करने लगते हैं। वे मस्क को बाहर निकालने और थियल को अस्थायी CEO के रूप में नियुक्त करने के लिए पर्याप्त बोर्ड सदस्यों को मनाने में कामयाब रहे, एक ऐसा पद जिसे वह बनाए रखेंगे। यह थियल की आखिरी रणनीतिक कार्रवाई नहीं होगी। पेपाल के CEO के रूप में पीटर थियल एक बिल्कुल नए खेल के मैदान में है। 2002 में वह एक ऐतिहासिक सौदा करते हैं। eBay $1.5 बिलियन में पेपाल का अधिग्रहण कर लेता है। थियल 35 साल की उम्र में बहु करोड़पति बन जाते हैं। वे इस सौदे से कम 55 मिलियन डॉलर लेकर निकलते हैं। अब उनके पास अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पूंजी और विश्वसनीयता है। जिस दिन वह सौदे पर हस्ताक्षर करते हैं, उसी दिन वह CEO के पद से भी हट जाते हैं। पेपाल तो बस एक सीढ़ी भर था। अब वह बड़ी और साहसिक परियोजनाओं की ओर बढ़ने और एक बहुत अमीर व्यक्ति के रूप में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। वह एक सिल्वर फेरारी और शानदार अपार्टमेंट खरीदते हैं। अब वह बच्चा, जिसे पहले धमकाया जाता था, पार्टी की जान बन गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग उनके दायरे में रहना चाहते हैं। थियल का व्यक्तिगत सफर आसमान छू रहा है, लेकिन देश नियंत्रण से बाहर हो रहा है। 9/11 के बाद अमेरिकियों को मंदी, एक अलोकप्रिय युद्ध और व्यापक आघात का भी सामना करना पड़ता है। थियल भी चिंतित है और धार्मिक आतंकवाद के खतरे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। उन्हें लगता है कि बुश प्रशासन इस्लाम पर पर्याप्त सख्त नहीं है। उनकी राजनीति बदलती हुई लगती है। स्टैनफोर्ड में उन्होंने सरकारी शक्ति के खिलाफ उग्र स्वतंत्रतावादी निबंध लिखे। अब वह इसके विपरीत तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका को आतंकवादियों को पकड़ने के लिए गैर न्यायिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।
जैसा कि उन्होंने कहा, हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में वर्णित प्रतिनिधि लोकतंत्र के नियंत्रण और संतुलन के बाहर। डील के लिए यह समझौता स्पष्ट है। पश्चिम को समझौता करना होगा, ज्यादा सुरक्षा, कम स्वतंत्रता, और वह इसमें एक व्यावसायिक अवसर देखते हैं। क्या हो अगर मैक्स लेविचिन के धोखेबाजों को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर इगोर को आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तैयार किया जाए? क्या CIA को इसमें रुचि नहीं होगी? 2003 में थिल फॉरेन इस पर काम शुरू करवाने के लिए एक टीम बनाते हैं। वे कंपनी का नाम पैलेंटिर रखेंगे। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पैलेंटिर एक पौराणिक पत्थर है जो दूर दूर तक देख सकता है और संवाद कर सकता है। तौरन वह दुष्ट पात्र जो मिडिल अर्थ पर हावी होना चाहता है, दुश्मनों पर जासूसी करने और सहयोगियों के साथ साजिश करने के लिए पैलेंटिर का उपयोग करता है। आइसनगार्ड की शक्ति आपके आदेश पर है। सौरन लॉर्ड ऑफ द। मूल रूप से थील सौरन की शक्ति किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं जो इसे खरीद सकता है। पैलेंटिर का वादा है डेटा के विशाल भंडार में अप्रत्याशित पैटर्न खोजने के लिए नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करना। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प है, जिन्होंने अलकायदा के साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी तो इकट्ठा की थी, लेकिन हमले के बाद तक उनके बीच के संबंधों को देख नहीं पाई। शुरुआती वर्षों में कई उपयोगकर्ता पैलेंटिर की सेवा से निराश होते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग बेहतरीन है क्योंकि हर कोई दूसरे हमले से डरा हुआ है और थील द्वारा चुना गया CEO पैसा जुटाने में माहिर है। उनका नाम एलेक्स कार्प है। वह स्टैनफोर्ड का एक और पूर्व सहपाठी है। जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा और मारा गया तो ये अफवाहें फैली कि उसे खोजने के लिए पैलेंटिर का इस्तेमाल हुआ। कंपनी में जनता की दिलचस्पी आसमान छूने लगती है। उस समय पैलेंटिर की क्षमताओं के बारे में आज जो कुछ ज्ञात है, उसके आधार पर किसी भी सार्थक भागीदारी पर सवाल उठता है। जब मीडिया एलेक्स कार्प से उस अफवाह पर सवाल करती है तो वो सावधानी से न इसकी पुष्टि करते हैं न ही इनकार। वह मुस्कुराकर सवाल टाल देते हैं और यह इशारा करते हैं कि कोई ना कोई संबंध तो है। क्या आपकी कंपनी ने ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने और मारने में मदद की थी? जब आप अखबार खोलते हैं और इस तरह की चीज़ों के बारे में खबरें देखते हैं तो इसमें शामिल देश के आधार पर 2/3 संभावना होती है कि किसी न किसी तरह मेरी कंपनी शामिल रही हो। एक मीडिया आउटलेट इस हाइप पर विश्वास नहीं कर रहा है। गॉकर नामक एक गपशप वाला ब्लॉग मैक्स चैकिन के अनुसार गॉकर का सिलिकॉन वैली पेज पैलेंटिर और बिन लादेन छापे के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं बताता और यह सुझाव देता है कि कंपनी ने सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए यह अफवाह फैलाई थी। वैलीवैग उस समय टेक उद्योग की खिंचाई करने के लिए जाना जाता था, जब ज्यादातर समाचार आउटलेट उसकी प्रशंसा गाते थे, और गॉकर की गपशप और मजाक का पसंदीदा निशाना पीटर थील है। थील बाद में गॉकर से निपट लेंगे। पैलेंटिर की स्थापना से आगे बढ़कर थील 2000 के दशक में टेक स्टार्टअप्स को दिग्गजों में बदलने में लगे रहते हैं। 2004 की गर्मियों में मैं फेसबुक का पहला एंजल निवेशक था। उनका काम पहले ही काफी अच्छा चल रहा था। उन्हें बस और कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। मेरे हिसाब से ये हमेशा से एक अच्छा संकेत था। 2004 में वह फेसबुक के पहले बड़े निवेशक बने। थील न केवल कंपनी को फंड देते हैं बल्कि जकरबर्ग के गुरु भी बन जाते हैं। अब जकरबर्ग जीवित सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और थील के निवेश से उन्हें लगभग $400 मिलियन का शुद्ध लाभ होगा। थील यही नहीं रुकते। अपने नेटवर्क के माध्यम से वह एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, स्पेसएक्स और बाद में ओपनएआई का समर्थन करते हैं। 2007 में लगता है कि थील ने वित्तीय संकट को पहले ही भांप लिया था। वह अमेरिकी आवास बाजार के खिलाफ दांव लगाते हैं। यह दांव कम कर जाता है। केवल 6 महीनों में 60% का रिटर्न। बैंक ढह जाएंगे और लगभग 90 लाख अमेरिकियों की नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन थील के लिए यह जश्न का कारण है। टैफ्किन के अनुसार वह अपने कर्मचारियों को माउई उड़ाकर ले जाते हैं और वहां भोजन, शराब, मालिश और सर्फिंग पर असीमित खर्च चलता है। हमने पीटर थील से पूछा कि क्या यह सच है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन थील का सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चलता। कई खराब निवेशों और बड़े पैमाने पर पैसे निकालने के बाद उनके हेज फंड को भारी नुकसान होता है और वह लगभग ढह जाता है। 2011 तक वह अपने ग्राहकों के लगभग 2/3 पैसे खो चुके होंगे। ये संकट थील को और अधिक निंदक बना देता लगता है। 2009 में वह लिखते हैं कि वह अभी भी स्वतंत्रतावादी सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, लेकिन अब लोकतंत्र में नहीं। वह घोषणा करते हैं, मुझे अब विश्वास नहीं है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र संगत हैं। उनका तर्क है कि अमेरिका 1920 के दशक से पतन की ओर है, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और जब महामंदी ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा की। उनके विचार में महिलाएं और गरीब लोग विशेष रूप से स्वतंत्रतावादी नीतियों के विरोधी हैं। उनका मताधिकार उसके आदर्श समाज के रास्ते में आता है। यह निबंध हलचल मचा देता है। गॉकर मीडिया महिलाओं के वोट न देने की उनकी इच्छा पर उन्हें सन की स्वतंत्रतावादी कहकर उनका मजाक उड़ाता है। थील बाद में स्पष्ट करते हैं कि वह किसी एक वर्ग के मतदाताओं के अधिकार छीनना नहीं चाहते हैं। समस्या यह है कि आमतौर पर अमेरिकी स्वतंत्रतावादी नीतियों के लिए वोट नहीं देंगे।
तो बेहतर है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस बीच गॉकर मीडिया खुशी खुशी थियल की निवेश विफलताओं की रिपोर्ट करता है। उनका दावा है वो संपत्ति बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और उनके पाखंड का मजाक उड़ाते हैं। गॉकर ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्ट की जिन्हें अन्य मीडिया आउटलेट बहुत बाद तक नहीं छूते थे, जैसे हार्वे वाइनस्टीन और जेफरी एपस्टीन के अपराध। लेकिन उन्होंने कहा जा सकता है कि बहुत सी क्रूर गपशप भी पोस्ट की। 2007 में उन्होंने पीटर थियल इज टोटली गे पीपल शीर्षक वाली एक पोस्ट के साथ थियल के यौन रुझान का खुलासा किया। पीटर थियल की सेक्सुअलिटी उस समय एक खुला रहस्य थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वह इसकी रिपोर्टिंग चाहते थे। यह साफ तौर पर उनकी निजता का उल्लंघन था। द कॉन्ट्रेरियन के अनुसार थियल गॉकर के कवरेज को अपने व्यवसाय के लिए हानिकारक मानते हैं और बहुत से अन्य लोगों को भी इस साइट से शिकायतें हैं। तो थियल चुपचाप उनके मामले उठाने के लिए वकीलों की एक टीम को फंड करते हैं। निर्णायक क्षण 2012 में आता है जब गॉकर पहलवान हल्क होगन का एक लीक हुआ सेक्स टेप प्रकाशित करता है। होगन मुकदमा दायर करते हैं और थियल गुप्त रूप से $10 मिलियन के साथ इस लड़ाई को फंड करते हैं। हल्क होगन बनाम गॉकर। गॉकर पर $140 मिलियन से ज्यादा का हर्जाना लगाया जाता है और वह 2016 में दिवालियापन के लिए अर्जी देता है। गॉकर मीडिया अब नहीं रहा और थियल को अपनी जीत पर गर्व है। वह इसे अपने द्वारा किया गया सबसे परोपकारी काम बताते हैं। एक साक्षात्कार में वह कंपनी से जुड़े पत्रकारों की तुलना आतंकवादियों से करते हैं। दुनिया ने सीखा कि पीटर थियल से उलझना खतरनाक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उनके इस कारनामे को प्रेस की स्वतंत्रता पर एक गंभीर खतरा बताया। आलोचकों का तर्क है कि इसने अमीर व्यक्तियों के लिए अदालतों को हथियार बनाने और उनकी आलोचना करने वाले मीडिया को दफनाने के लिए एक मिसाल कायम की। लेकिन पीटर थियल तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि जीवन में दो चीजें निश्चित हैं, मृत्यु और कर। पीटर थियल इससे असहमत है, जिसे दूसरे लोग अवश्यंभावी मानते हैं। थियल उसे हल की जाने वाली समस्याओं के रूप में देखते हैं। वह जीवन विस्तार पर काम करने वाली बायोटेक कंपनियों को फंड करने के लिए प्रसिद्ध है। करों से उनकी नफरत उन्हें कर विरोधी राजनीतिक कार्यों और सीस्टेडिंग यानी आयकर और सरकारी नियमों से मुक्त मानव निर्मित द्वीप राष्ट्रों में संसाधन लगाने के लिए प्रेरित करती है। अधूरा सपना। न्यूजीलैंड बंकर भी नहीं और मानवता के लिए मंगल ग्रह तक पहुंचने का मौका। यह पीटर थियल का पैटर्न बन जाता है। पलायन की तलाश, उन नियमों से पलायन जो बाकी सब पर लागू होते हैं। लेकिन पीटर थियल के पैमाने पर पलायन आसान नहीं है। अमरता अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है, पर कानूनों को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर प्रभाव की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से थियल के लिए उनकी संपत्ति और प्रभाव बेहद बढ़ गए हैं ताकि वह अपने पलायन की खोज को संभव बनाने के लिए राजनीति को नया आकार देने का प्रयास कर सके। 2007 में वह सिलिकॉन वैली के उद्यमियों के लिए कुछ असामान्य करते हैं। वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को फंड देना शुरू कर देते हैं। उनका पहला बड़ा दाम स्वतंत्रतावादी रॉन पॉल है, राष्ट्रपति पद का एक कम संभावनाओं वाला उम्मीदवार लेकिन उत्साही समर्थक आधार वाला राजनेता। थियल की तरह पॉल भी अत्यधिक मुक्त बाजार पूंजीवाद के हिमायती हैं। वे दोनों अलग अलग स्तरों पर जलवायु परिवर्तन को लेकर भी संशय में हैं। रॉन पॉल 2008 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतते हैं, ओबामा जीतते हैं। 2012 में रॉन पॉल दोबारा चुनाव लड़े और इस बार थियल बहुत बड़े अंतर से उनके सबसे बड़े दानदाता हैं। थियल को पॉल की जीत पर भरोसा नहीं था, इसके बजाय वह आगे की सोच रहे थे। 2012 में स्लेट पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में थियल कहते हैं कि वह वास्तव में 2016 के लिए प्रचार कर रहे थे, एक मजबूत स्वतंत्रतावादी आधार बना रहे थे। थियल एक ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, एक जो टेक उद्योग को अधिक शक्ति प्रदान करेगा और एक जो उनके इस विचार को साझा करता है कि अमेरिका पतन की ओर है और उसे फिर से महान बनने के लिए एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता है। जब ट्रंप उन लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं तो थियल उनके अभियान में $1.25 मिलियन का दान देते हैं। 2016 में थियल प्राइम टाइम के दौरान रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मंच पर आते हैं। थियल ट्रंप के लिए ऐसे प्रचार करते हैं मानो उनके विचार सिलिकॉन वैली को दर्शाते हों, लेकिन उस समय ट्रंप टेक जगत में बेहद अलोकप्रिय हैं। वैली की शीर्ष टेक कंपनियों में से एक भी सीईओ ट्रंप के 2016 के अभियान में दान नहीं करता है और ट्रंप के लिए थियल का समर्थन उन्हें कुछ हद तक बहिष्कृत बना देता है। विपरीत धर्मी के अनुसार
दोस्तों ने उससे संबंध तोड़ लिए या राजनीति पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। थियल बेपरवाह है, वे जल्द ही अपना सुर बदल लेंगे। इसके अलावा वह सिलिकॉन वैली के सुपर विलेन के रूप में अपनी छवि को अपनाने लगे हैं। कथित तौर पर उन्होंने एक बार कहा था, मैं अक्षम के बजाय दुष्ट के रूप में देखा जाना पसंद करूंगा। जब ट्रंप जीतकर दुनिया को चौंका देते हैं तो थियल ट्रांजिशन टीम का हिस्सा होते हैं। उनकी भूमिका ऐसे लोगों को नियुक्त करना है जो संघीय व्यापार आयोग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसी नियामक संस्थाओं को बाधित करेंगे। थियल के लिए एक सपनों की नौकरी, जो दशकों से सरकारी नियमों के खिलाफ बोलते रहे हैं। कथित तौर पर थियल ने ट्रंप को 150 नाम सुझाए। मैक्स जैफकिन के अनुसार उनकी सूची में कोई आश्चर्य नहीं कि अति स्वतंत्रतावादी तो हैं ही, साथ ही बहुत विवादास्पद हस्तियां और उनके बढ़ते अति दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों के नेटवर्क से हाशिए के लोग भी शामिल हैं। ट्रंप उनमें से केवल कुछ को ही मंजूरी देते हैं। थियल द्वारा दिए गए सबसे कम विवादास्पद सुझाव तो व्हाइट हाउस पर कब्जा करने का थियल का पहला प्रयास विफल होता दिख रहा है। राजनीतिक तौर पर थियल कुछ वक्त के लिए पीछे हट जाते हैं। उनका पहला बच्चा होने पर वह कुछ समय के लिए पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते नजर आते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि ही वह जगह है जहां पीटर थियल सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं। राजनीति के बाहर थियल के व्यवसाय आसमान छू रहे हैं, खासकर पैलेंटियर। कोविड के दौरान पैलेंटियर ने महामारी के डेटा का विश्लेषण करने, संक्रमणों और टीकों को ट्रैक करने के लिए सरकारी अनुबंध जीते। 2025 में बिजनेस इनसाइडर रिपोर्ट करता है कि दूसरे ट्रंप प्रशासन के तहत आई अप्रवासियों का पता लगाने के लिए पैलेंटियर का उपयोग करेगा, जो वीजा से अधिक समय तक रुके हैं। ट्रंप के तहत पैलेंटियर की भागीदारी केवल बढ़ी है और ओबामा के दूसरे प्रशासन से ही यह एक दशक से अधिक समय से महत्वपूर्ण रही है। गार्डियन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार पैलेंटियर आईस को वे टूल्स मुहैया कराता है जिनकी मदद से एजेंट्स एक बहुत बड़े डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल करके ट्रंप का आक्रामक डिपोर्टेशन कोटा पूरा कर पाते हैं। इसमें IRS के डेटा जैसे सरकारी रिकॉर्ड और सेल फोन रिकॉर्ड से लोकेशन हिस्ट्री जैसे निजी डेटाबेस शामिल है। अब पैलेंटियर में क्लियरव्यू AI का चेहरे की पहचान से जुड़ा डेटा भी शामिल है, जो एक और स्टार्टअप है जिसमें पीटर थियल पहले निवेशक हैं। पैटर्न स्पष्ट है, पैलेंटियर अराजकता में फलता फूलता है और अराजकता केवल बढ़ रही है। ट्रंप के साथ जो एक राजनीतिक झटका जैसा लगता है, वह शायद थियल के लिए अपनी अगली चाल की योजना बनाने का मौका हो सकता है। थियल ट्रंप के दूसरे अभियान का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वह एक और राजनेता को तैयार करेंगे। सुर्खियों का राज ओज 2300। थियल ने जेडी वेंस के प्राइमरी अभियान में $15 मिलियन लगाए। वेंस अब संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। थियल और वेंस का रिश्ता यूं ही नहीं बना। वेंस ने थियल की एक कंपनी में काम किया और थियल उनके मेंटर बन गए, जैसा कि वेंस खुद कहते हैं। और यह थियल ही थे जिन्होंने जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ लाया। 2024 में ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद टेक जगत के कई दिग्गज उनके पीछे लामबंद हो जाते हैं। एक हैं एलन मस्क, जो 2016 में ट्रंप के खिलाफ थे और 2024 में उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। एक है मार्क जुकरबर्ग, जो ट्रंप के पदभार संभालने से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले मेटा में फैक्ट चेकर्स को खत्म कर देते हैं। और गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, जो उद्घाटन से ठीक पहले ट्रंप को $1 मिलियन का दान देते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति पद के उद्घाटन के समय प्रमुख टेक CEO स्पष्ट रूप से पहली पंक्ति में दिखाई देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उस दिन वहां नहीं है। वह फिर से पृष्ठभूमि में है, पीटर थियल। इसके बजाय वो पैलेंटियर के स्टॉक को 2025 के ज्यादातर समय बाजार में धूम मचाते हुए देखता है। यह खोज आंशिक रूप से सरकारी अनुबंधों से प्रेरित है, और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं। पैलेंटियर को इजरायली बलों ने कथित तौर पर फिलिस्तीनियों की AI टारगेटिंग के लिए हायर किया है, जिसका कंपनी खंडन करती है, और रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन ने भी। ये और अन्य अनुबंध न केवल पैलेंटियर के मुनाफे को बढ़ाते हैं, बल्कि कंपनी को अत्यंत संवेदनशील डेटा तक पहुंच भी प्रदान करते हैं। बहुत कम संपत्तियां इतनी शक्ति या नुकसान पहुंचाने की इतनी संभावना रखती हैं, तो यह कौन तय करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? हमने पीटर थियल के साथ साथ पैलेंटियर से भी संपर्क किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल थे। दुर्भाग्य से उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। 2012 में पीटर थियल ने कहा था, मुझे तकनीक के बारे में जो बातें पसंद हैं, उनमें से एक यह है कि जब तकनीक अनियंत्रित होती है तो आप दूसरे लोगों से मंजूरी लिए बिना दुनिया बदल सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में यह लोकतांत्रिक नियंत्रण के अधीन नहीं है और न ही बहुमत के अधीन है, जो मुझे लगता है कि अक्सर बदलाव के प्रति शत्रुतापूर्ण होता है। थियल ने हाल ही में अरागोन नाम के एक क्रिप्टो बैंक में निवेश किया है, जिसका नाम द हॉबिट के उस पहाड़ पर है जहां एक खूंखार ड्रैगन खजाना रखता है।
और अब ट्रम्प ठीक है एक और ज्यादा अजीब विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, कम कर वाली फ्रीडम सिटीज, जहां निगम संघीय विनियमन के बिना काम कर सकते हैं। हम वास्तव में हमारे देश में फिर से नए शहर बनाएंगे। ये फ्रीडम सिटीज सीमांत को फिर से खोलेंगी, अमेरिकी कल्पना शक्ति को फिर से जगाएंगी। फ्रीडम सिटीज सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाने के लिए नहीं है, इसका लक्ष्य सरकारी मंजूरी के बिना अनुसंधान करना भी है। ऐसी ही एक जगह पहले से मौजूद है, होंडुरास में प्रोस्पेरा। आप पहले से ही जानते हैं कि इसे किसने फंड किया। पीटर थील जिस स्वतंत्रतावादी आदर्शों का सपना देखते हैं, उसे अब मंगल ग्रह या खुले समुद्र की जरूरत नहीं है, यही अमेरिका में बनाया जा रहा है।